चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर उसका रिवीजन कंटिन्यू करें ना भाई। कंपनी फाइनल अकाउंट उसका रिवीजन हमारा चल रहा था, रिवीजन कंटिन्यू करें भाई। इसके रिवीजन में पहले दिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाली बनाना सीखा था। कंपनी के फाइनल अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं वो समझा था। फिर कल के वीडियो में हमने देखा था कि भाई बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं, उसके रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखे थे। और आज आज हमें कंबाइन तैयार करना है, पूरा ही सम कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट साथ में कैसे तैयार करना है वो पूरा अब हम लोग समझेंगे। अरे बात ध्यान भाई, कल सब इलस्ट्रेशन हमने देखे थे, अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन है कि जिसके अंदर ये पूरा कंबाइन क्वेश्चन हमें करना है, वो है इलस्ट्रेशन 14 के इलस्ट्रेशन 14 उसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन देखना है कि भाई जिसमें पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करना है। तो भाई एग्जाम में भी जब ये 11 मार्क का सम आता हो कि पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करना है, तो पहले आपको पूरा फॉर्मेट तैयार कर लेना है। जब आता हो तो पूरा ही फॉर्मेट। अब हम जब इलस्ट्रेशन देख रहे थे तो फॉर्मेट के साथ देख रहे थे। मैंने 2 दिन से मैं बता रहा हूँ कि भाई पुराने वीडियोस में जो हम देख रहे थे तो उसमें पूरा फॉर्मेट नहीं था, मैं खाली मेन हेडिंग्स लिखता था और अंदर की अमाउंट खुद लिखें, जो भी हो वो उस सही जगह पे सही हेडिंग्स में लिख दें। पर अगर जो है, जैसे मैंने बताया था कि अगर माइंड में डाउट चल रहा है कि भाई पूरा फॉर्मेट बनाना जरूरी है कि नहीं, मार्क्स कट होंगे, तो कोई चिंता नहीं, आप पूरा फॉर्मेट जो है वो याद रख लो और पूरा फॉर्मेट बना लो, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा सम इजी हो जाएगा, फॉर्मेट याद हो जाएगा ना तो सम इजी हो जाएगा, खाली वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। अरे बात ध्यान। तो चलो कि अगर पूरा सम तैयार करना है इलस्ट्रेशन 14 के लिए तो पहले पूरा फॉर्मेट बना लो। पहले प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी का नाम हो एज ऑन जो डेट दी गई हो। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस के ये 7 स्टेप्स तैयार करते हैं कि जिसमें सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें सेल लिखा जाता है। नंबर 2 अदर इनकम्स, जो भी एक्स्ट्रा इनकम, सेल के अलावा कुछ भी इनकम आती हो वो। नंबर 3 में टोटल इनकम, इन दोनों का प्लस लिखते हैं। फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर ये पूरे जो है वो 7 स्टेप्स तैयार करते हैं कि एक्सपेंस के अंदर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना, जो परचेस रिलेटेड कहलाता है, परचेस ही हुआ वो। चेंज इन स्टॉक, जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक रहता है। डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हुए, वेजेस वगैरह, वेजेस हुआ, फ्रेट हुआ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहे हैं, एम्प्लॉय के लिए जो है वो हमने सैलरी दी है, उसे और कुछ अगर एक्सपेंसेस दिए हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, कुछ भी इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है तो वो इंटरेस्ट रिलेटेड, भाई लोन का इंटरेस्ट है, डिबेंचर का इंटरेस्ट है, ये सब फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, कोई भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है ना, अमोर्टाइजेशन, कोई एसेट्स को रिटर्न ऑफ कर दिया हो, निकाल दिया हो कोई एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो वो सब यहाँ पे। और दूसरे अदर एक्सपेंस आते हैं, मेंटेनेंस के एक्सपेंस या अदर कोई भी छोटे मोटे एक्सपेंस हो वो, भाई स्टेशनरी हो गया, पोस्ट रिलेटेड एक्सपेंस, वो सब इसमें। और आखिरी में टोटल एक्सपेंस। ठीक है ना, एक्सपेंस के अंदर भी ये फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, है ना। पुराने वीडियो में मैं बोलता था कि भाई एक्सपेंस के अंदर गैप छोड़ दो तो भी ठीक है, कि जो एक्सपेंस हो फिर लिख लेना, और न वो याद रखना हो तो पूरा फॉर्मेट बना लो, ठीक है ना। फिर टोटल एक्सपेंस, फिर नंबर 5 में आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि जिसमें ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके लिखेंगे। एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है वो काउंट करें। और आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि भाई जो भी बिफोर टैक्स है उसमें से टैक्स माइनस करके आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमारा नेट प्रॉफिट। ये एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ ही में बैलेंस शीट का स्टेटमेंट तैयार कर, ये बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे कि बैलेंस शीट में एक तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटी और एक तरफ एसेट्स। एक तरफ मतलब ऐसे डेबिट क्रेडिट नहीं, आपको भी ध्यान है कि पूरा ही तैयार करना है एक ही पेज पे, ठीक है ना, वर्टिकली पूरा ही, कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके नीचे ही कंटिन्यू करना, मैंने यहाँ लिखा है पर उसके नीचे ही कंटिन्यू करना, फिर एसेट्स का पार्ट भी, ठीक है ना, पूरा एक पेज पे साथ में रहेगा। और उसमें भी फॉर्मेट बनाते हैं, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर 3 मेन हेडिंग आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। कि जहां शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर की अमाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, बिजनेस के कोई भी रिजर्व्स वगैरह हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी। एंड नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर होगा, यहां जो नेट प्रॉफिट मिलेगा ना आपको, वो यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म की जो भी लायबिलिटीज हो, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, बैंक वगैरह से, डिबेंचर से उधार लिया है, वो सब। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसके अलावा
कि बैंक से अगर कैश क्रेडिट लिया या कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए हो, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के कुछ भी प्रोविजन रखे, भाई डिबेंचर का प्रोविजन है या भाई इतने टाइम बाद 5 साल बाद किसी को कंपलसरी देना ही है, उसके लिए प्रोविजन साइड में करके रखे हैं पैसे, ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज में। और फिर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म, विद इन 1 ईयर जो भी लायबिलिटीज आती हो, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक से जैसे ओवरड्राफ्ट लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लिए हैं। ट्रेड पेएबल्स जैसे क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, बिल्स पेएबल होते हैं, बराबर ना, शॉर्ट टर्म के लिए। अदर करंट लायबिलिटीज हो गई, कोई भी जो है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग कमीशन है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हुई, वो अदर करंट लायबिलिटीज। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो, भाई वर्कर को पैसे देने हैं, भाई साल के एंड में वर्कर को इतना बोनस देना है या कुछ, उसके लिए प्रोविजन रखा है, उसके लिए साइड में पैसे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सब करंट लायबिलिटीज में आ जाता है, उसके ये 4 पार्ट लिख देते हैं। फिर एसेट्स का पार्ट, एसेट में भी 2 पार्ट आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर भी 4 पार्ट रहते हैं, कि जिसमें सबसे पहले नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के एसेट्स, जिसमें पहला फिक्स एसेट आता है, बरोबर ना। बिजनेस के जो भी फिक्स एसेट हैं उसमें भी 2 पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह, ठीक है, जिसे हम देख सकते हो, वो टेंजिबल। और इनटेंजिबल जो इनविजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स में हो गए, बराबर। सेकंड पार्ट आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कहीं कंपनी में या कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म के लिए हमने किसी को लोन दी हो, ली हो नहीं, लोन लिया हो तो लायबिलिटी में आ जाता है, लोन दिया है तो वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म की एसेट्स है तो, ठीक है। और फिर करंट एसेट्स में आते हैं, कि करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म जो भी एसेट्स हो, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट, कहीं इन्वेस्ट किया है पर शॉर्ट टर्म के लिए, भाई 1 साल में ही पैसे वापस मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरीज, बिजनेस की इन्वेंटरीज, स्टॉक हो गया, कोई भी लूज टूल्स हो गए, कोई भी सामान, स्टेशनरी का सामान पड़ा हुआ है, जो भी सामान बचा हुआ है साल के एंड में, वो ये इन्वेंटरीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल जो डेप्टर्स हुए, बिल रिसीवेबल्स हुए, वो सब की अमाउंट, जिससे उधार पैसे, उधार सामान लिया है। कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश और उसके रिलेटेड थिंग, कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, बराबर, ये सब चीजें। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसी को शॉर्ट टर्म हमने लोन दिया है लोन किसी को, ठीक है ना, तो वो एसेट्स में रहता है ना, अगर शॉर्ट टर्म हमने किसी को लोन दिया है तो वो। एंड अदर करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई करंट एसेट्स हो तो वो यहाँ पे, ठीक है। तो जब 11 मार्क का क्वेश्चन आता हो एग्जाम में, तो ये पूरा फॉर्मेट पहले बना देना, और पूरा फॉर्मेट अगर आपने बना लिया ये सही से, तो फिर उसके बाद तो खाली अमाउंट को यहाँ पे रखना ही है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह के, बस खाली कहाँ कहाँ अमाउंट आएगी और आखिरी में प्लस माइनस। बहुत सिंपल हो जाता है 11 मार्क का क्वेश्चन, बराबर ना। पर हाँ, पूरा फॉर्मेट पहले जो है वो याद करते हैं, कि पूरा फॉर्मेट याद कर लेते हैं, और उसके बाद, और नहीं याद करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों ऑप्शन आपको बताए, खाली ये मेन हेडिंग्स लिखोगे तो भी ठीक, बराबर। और पूरा भी लिखोगे तो पूरा लिखना, और उसके बाद जो है वो बाकी के अमाउंट में डैश डैश करते जाना, तो वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे देखो इलस्ट्रेशन 14 है, तो इलस्ट्रेशन 14 इसके अकॉर्डिंग देखें पूरे फॉर्मेट के हिसाब से। फिर आखिरी में एक पॉइंट भी समझा रहा हूं मैं, कि भाई मैं क्यों दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ वो बता दूं। पहले देखो इलस्ट्रेशन 14 पूरा समझ लें, तो यहाँ जैसे इलस्ट्रेशन 14 दिया हुआ है, हाँ, कि शिवम लिमिटेड करके है, और उसके रिगार्डिंग आपको ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये तैयार करें हम, तो सबसे पहले देखो इन्वेंटरीज हैं, कि इन्वेंटरीज 1,10,000, तो इन्वेंटरी कहाँ आती है, इन्वेंटरी आती है हमारी करंट एसेट्स में, एसेट्स में ना। अब तो ध्यान रखना है पीएनएल में के बैलेंस शीट में कहाँ आता है, वो पूरा ध्यान रहना चाहिए। इन्वेंटरी स्टॉक हुआ हमारा, बरोबर, तो स्टॉक तो हमारा करंट एसेट्स में आता है, लिखते ही है ना इन्वेंटरीज, तो उसी के ही सामने लिख देंगे इन्वेंटरीज 1,10,000, उसके ही सामने लिखा जाएगा 1,10,000, बाबा। फिर फिक्स एसेट टेंजिबल है, फिक्स एसेट है वो भी एसेट्स में, तो ये जो फिक्स एसेट और उसके अंदर हमने फॉर्मेट बनाया है टेंजिबल, तो फिक्स एसेट टेंजिबल उसमें कितना कि 8 लाख, फिक्स एसेट टेंजिबल आपने लिखा ही है, तो फॉर्मेट में खाली अमाउंट, फॉर्मेट बना हुआ बहुत इजी हो जाएगा, कि बस खाली अमाउंट लिखते जानी है सही जगह। फिर 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 5 लाख के हैं, तो 5,000 इक्विटी शेयर है कि 100 रुपीज के हिसाब से, मतलब ये शेयर की वैल्यू है, और शेयर की वैल्यू कहाँ आती है, शेयर की वैल्यू हमारी शेयर कैपिटल में, लायबिलिटी में लिखते हैं ना, इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड,
शेयर कैपिटल, उसके अंदर भले ब्रैकेट में लिखा जाएगा कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, कैपिटल 5 लाख का, तो वो शेयर कैपिटल के सामने लिख देंगे 5 लाख रुपीस, बराबर। फिर सेल है 7,50,000, तो सेल तो एक ही जगह आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें आता है ना सेल, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली बाहर लिखते हैं कितनी अमाउंट के, तो 7,50,000, 7,50,000 का सेल, बराबर। उसके बाद अदर इनकम है 20,000 की, तो अदर इनकम वही सेल के नीचे है अदर इनकम, उस अदर इनकम में भी डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं 20,000, बराबर। फिर उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,30,000, तो बेनिफिट एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, वो लायबिलिटी या एसेट्स में तो आएगा नहीं, एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो एक्सपेंस है उसके अंदर सब लिखे है ना, उसमें एक आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बराबर। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1,30,000, तो वो 1,30,000 में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बराबर। उसमें फिर शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3,50,000 की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग उधार लिया हुआ है, उधार लिया हुआ मतलब हमारी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म है मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में ऑलरेडी लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बराबर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 3,50,000, तो उसमें लिख देंगे 3,50,000, बराबर ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है 17,500, तो फाइनेंस कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस में लिखेंगे ना हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस है उसमें एक लिखा हुआ है फॉर्मेट में फाइनेंस कॉस्ट, तो वो फाइनेंस कॉस्ट लिख दें कितना 17,500, तो ये फाइनेंस कॉस्ट 17,500 में है, बराबर। फिर उसके बाद ट्रेड पेएबल्स, पे करना है, पेएबल्स है तो मतलब वो लायबिलिटी, और ट्रेड पेएबल वो किस में आ जाता है, करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में फॉर्मेट बना हुआ है ट्रेड पेएबल्स, तो उसके सामने अमाउंट कि ट्रेड पेएबल्स कितने हैं 1 लाख हैं, तो ट्रेड पेएबल्स 1 लाख का आ जाएगा ये अमाउंट, बराबर। उसके बाद दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 40,000 के, तो ट्रेड रिसीवेबल वो एसेट्स में, रिसीवेबल रिसीव करना है तो वो एसेट्स में आएगा, कि ट्रेड रिसीवेबल कितने 40,000 के हैं, ये करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल, उसके सामने लिखेंगे ये 40,000, बराबर। फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश और बैंक बैलेंस भी एसेट्स है हमारी, ये आता है ना कैश और कैश इक्विवेलेंट, उसमें आ जाता है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो वो लिखेंगे कितना 60,000, तो कैश और कैश इक्विवेलेंट उसमें लिखा जाएगा ये 60,000 की अमाउंट, बराबर। फिर उसके बाद है डेप्रिसिएशन 22,500, तो डेप्रिसिएशन किस में, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, वो पीएनएल में आएगा, कि पीएनएल में जो एक्सपेंस है उसके अंदर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो उसमें लिख दें कितना 22,500, तो 22,500, बराबर डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4 लाख का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या, तो वो भी एक तरह से परचेस ही कहलाया, परचेस का ही दूसरा नाम जो है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो एक ही हुआ, तो ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड उसके सामने ही लिखेंगे हम लोग क्या है 4 लाख की अमाउंट, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट है एक्सपेंस में ही लिखना है हमें, बराबर ना, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो परचेस, परचेस रिलेटेड ही टर्म कहलाया वो, ठीक है, तो वो वहां आएगा। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब हमारा एसेट्स में कहलाया ना, कि एसेट्स में ये लिखा हुआ ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें अमाउंट लिख देंगे 1,40,000, बराबर। सब चीजें आ गई हमारी, क्लियर, सब लिख दिया। पीछे जो है वो दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 है, तो ठीक है वो प्रोविजन फॉर टैक्स, वो टैक्स गिनेंगे 80,000 का, पर बाकी सब चीजें क्लियर हो गई ना। अब क्या करें, अब क्लोज करें, तो क्लोज कैसे करना है दोनों साथ में वो समझना, एक एक क्लोज करेंगे, कि पहले पीएनएल क्लोज करें, पीएनएल में एक एक स्टेप जो है वो क्लियर किया करो भाई, पहले 2 स्टेप तो लिखे हुए ही हैं, सेल और अदर इनकम, फिर जो है वो टोटल इनकम करेंगे, कि टोटल इनकम में यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, बॉक्स में लिखेंगे 750 और 20, तो 7,70,000, बराबर, ये टोटल इनकम। उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में जो नहीं आया तो वो नहीं एक्सपेंस में हम डैश कर दो, बाकी टोटल एक्सपेंस, वो टोटल एक्सपेंस हम लोग यहाँ पर मेंशन करें, कि टोटल एक्सपेंस कितने हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंस अगर यहाँ करो ना,
तो ये 4 लाख, 5 लाख, 22 और 70, तो ये हो जाएगा 40 और 30 70, 5,70,000 टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे 5,70,000 के। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस, 770 में से 570 माइनस, तो वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 2 लाख का रहेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जहां प्रोविजन फॉर टैक्स में दिया होता है ना कि 80,000 का टैक्स रखना है, तो वो 80,000 का टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड फाइनली कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना बचेगा, 1,20,000 का, कि ये 1,20,000 वो नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर। अच्छा, अब एक खास याद रखते हैं कि जब दोनों आप क्लियर कर रहे हो तो लास्ट की दोनों अमाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ये नेट प्रॉफिट, ये दोनों ही वो पीएनएल में ले सॉरी बैलेंस शीट में ले जाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ले जाना है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट है वो भी, कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट तो ट्रांसफर करना है यहाँ पे, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी में लिखा है ना नेट प्रॉफिट का एक फॉर्मेट, तो वो नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दें। तो नेट प्रॉफिट जो आया 1,20,000 वो तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, बराबर। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखोगे तो भी ठीक है, बाकी उसे अलग लिखो, नेट प्रॉफिट ज्यादा बेटर, कि नेट प्रॉफिट वहां होगा। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, भाई टैक्स इस साल का देना है और प्रोविजन है, प्रोविजन कंपलसरी देना है हमें, तो वो प्रोविजन भी यहाँ ट्रांसफर जरूर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म है, हर साल का टैक्स देना है, तो करंट लायबिलिटी में जो होता है ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर लिखते हैं ये प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन ही है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा जाएगा ये 80,000, बराबर। तो ये टैक्स उसे भी करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर करते हैं, ये चीज ध्यान देना भाई, इसे भूलना मत। जब आप 11 मार्क का पूरा सम कर रहे हो तो पीएनएल लिखना है, और लास्ट की ये दोनों अमाउंट टैक्स और ये नेट प्रॉफिट वो दोनों यहाँ ट्रांसफर करने हैं। नेट प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड में और टैक्स से ट्रांसफर करेंगे करंट लायबिलिटी में। अब क्लोज करें, कि अब लायबिलिटी में एक एक पार्ट क्लोज करें। इसमें ये तो डैश, ये 5 और 120, तो हो जाएगा 6,20,000। इसमें देखो तो इसमें ये एक ही आया है, तो यही अमाउंट रहेगी 3,50,000। और यहाँ पे हो जाएगा कि दूसरी नहीं है लॉन्ग टर्म और ये नहीं है, वो डैश कर दो, तो 1,80,000, बराबर। ये हो गया कंफर्म। अब जो है वो तीनों का प्लस कर दें, तो कितना हो जाएगा, ये 1,00,000 और 50,000, यहाँ पे 6 और 4 10 और 11,50,000 हो जाएगा। 11,50,000 इस तरफ का, और इस साइड का भी अगर टोटल देख लें, जो चीजें नहीं है उस पर डैश कर दो, तो 8 और 1 वो हो जाएगा 9,40,000, बराबर। 9,40,000, बाकी में भी इसमें भी जो नहीं है उसे डैश कर दो, और यहाँ का प्लस करें 1,00,000, 2,10,000, 2,10,000, तो ये 9 और 2 हो गया 11,50,000। भाई ये देखो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल आ गए, आपका सम करेक्ट है, 11 मार्क पक्के आपके, बरोबर। सिंपल हो जाता है ना, फॉर्मेट बनाया है तो सिंपली जो है वो पूरा टोटल हो गया। ये खाली ध्यान रखते हैं कि इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर करना है फिर क्लोज करना है, बरोबर। अब कंप्लीट हो गया, ये ध्यान से लिख लो। अब खाली एक बात है, फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट टेंशन लेते हैं ना सिर्फ उसके लिए है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी जब ये सम किया हुआ है ना पूरा, तो उस सम में जो जो चीजें यहाँ पर नहीं है, जैसे भाई नॉन करंट लायबिलिटी में ये दोनों नहीं है, हमने डैश किया, यहाँ तो देखो उन्होंने लिखा ही नहीं है, एक ही चीज लिखी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बरोबर ना, कि भाई ये लिखा ही नहीं कि भाई उस पर डैश करके लिखें। तो ये खाली जस्ट उसके लिए है कि टेक्स्ट बुक में भी ऐसा है, आप जब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में जाते हो तो हाँ पूरा फॉर्मेट बनाना है और सब अमाउंट आती है, पर जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से कि भाई ये पूरा पूरा फॉर्मेट हमें बनाना पड़े। इस इलस्ट्रेशन में भी पूरा फॉर्मेट नहीं बना हुआ है कि हमें ये डैश करना पड़ रहा है, खाली ये मेन हेडिंग्स लिखना कंपलसरी है। मेन हेडिंग्स जो लिखनी है वो कंपलसरी, आप बीच में गैप छोड़कर जो चीजें दी गई है वही चीजें लिखोगे तो भी ठीक। एसेट्स में भी देखो फिक्स एसेट टेंजिबल वही लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, इनटेंजिबल डैश हमने किया, हम तो पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, नहीं होगा तो डैश करेंगे, टेक्स्ट बुक में तो वैसे भी नहीं है ना, बरोबर।
तो ये खाली उनके लिए कि जिन्हें टेंशन हो रहा है कि यार फॉर्मेट नहीं याद हो रहा, मैं क्या करूं, नहीं याद हो रहा, बेफिक्र रहो, मत करो याद पूरा फॉर्मेट, खाली ये मेन हेडिंग याद कर लो और अमाउंट सही जगह पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। और जिसको डाउट रहता कि नहीं नहीं फॉर्मेट याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख लेंगे, और बहुत अच्छी बात है वो भी कि भाई पूरा लिख लो, ठीक है, दोनों ही चीजें सही है, बस खाली टेंशन नहीं होना चाहिए, मुझे वो चीजें रहती है कि आप टेंशन मत लो, बेफिक्र होके करो, क्या आप फॉर्मेट बनाओ ये पूरा तो भी करेक्ट, मेन हेडिंग्स लिखो तो भी करेक्ट, बराबर। तो ये जैसे इलस्ट्रेशन देखा ना, फाइनल एक्सरसाइज के भी ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है हमारे, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन जो है वो मैंने पुराने वीडियो में बनाए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ, उसमें पुराने फॉर्मेट से है कि मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया, मेन हेडिंग्स लिखी है, तो आप उसके हिसाब से भी देख लो कि कैसे काउंट करना है। अरे बात समझ में? तो चलो ये आप देख लो अच्छी तरह से। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट, अकाउंट के सब चैप्टर का रिवीजन हो गया है। पीछे के जो 2 चैप्टर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन हम लोग बनाते हैं, जो चैप्टर 5 और 6 है ना, बराबर ना, उनका एक क्विक रिवीजन जो है वो हम लोग देखेंगे उसमें। ओके, चलो, थैंक यू।